हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास की परिभाषा को देखेंगे। वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है, वृद्धि एवं विकास पे विस्तृत चर्चा करते हुए वृद्धि तथा विकास के प्रमुख सिद्धांतों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। वृद्धि तथा विकास के सामान्य अर्थ क्या होता है। प्राय वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि तथा विकास के अर्थों को समझने के लिए इनके अंतर को समझना आवश्यक होगा। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। वृद्धि शब्द का तात्पर्य यहाँ पे वृद्धि या विकास की बात करें तो दोनों के एक दूसरे का समानार्थक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि शब्द से तात्पर्य होता है कोशीय वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से होता है। निस्संदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से अधिक व्यापक तथा एकीकृत होता है। स्पष्ट है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। जैसे वृद्धि शब्द से तात्पर्य यहाँ पे है कि वृद्धि गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे कि उनके आकार में, लंबाई में, भार में आदि में जो परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। अब विकास को देख लेते हैं हम लोग। विकास शरीर के अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययिता से कार्य करने के योग्य बनाती है। अर्थात विकास से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि विकास शरीर के अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की सबसे जटिल या फिर एक जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययिता से कार्य करने के योग्य बनाती है। हरलाख के शब्दों में देखा जाए वृद्धि एवं विकास की परिभाषा, तो इनका कथन है कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलाख ने वृद्धि तथा विकास को अपने अर्थों में इसको परिभाषित किया है अपने शब्दों में। इनका कहना है कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब हम लोग वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत हैं कुछ, उसको देख लेते हैं। तो वृद्धि तथा विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला सिद्धांत इसमें है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर तथा अविराम गति से चलती रहती है। इस निरंतरता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की विकास की गति एक दिशा भिन्न भिन्न होती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की विकास की गति अलग अलग होती है, गति और दिशा दोनों की भिन्न भिन्न होती है। अब हम लोग परिमार्जितता का सिद्धांत देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे है विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव है। चौथा सिद्धांत था निश्चित तथा पूर्वकथनी प्रतिरूप का सिद्धांत। जैसे कि प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु प्रजाति का हो अथवा मानव प्रजाति के, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे वृद्धि तथा विकास के चौथे सिद्धांत की बात अगर हम लोग करें तो इसमें चौथा सिद्धांत कहता है कि निश्चित तथा पूर्वकथनी प्रतिरूप का सिद्धांत। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु प्रजाति हो अथवा फिर वो मानव प्रजाति हो, इन दोनों की विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य
उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। अर्थात वृद्धि तथा विकास का जो निश्चित तथा पूर्वकथनित सिद्धांत होता है, इन दोनों का अनुसरण, चाहे वो पशु प्रजाति हो चाहे मानव प्रजाति हो, इन दोनों प्रजातियों की अगर बात करें तो जो वृद्धि तथा विकास का निश्चित तथा पूर्वकथनित सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ अग्रसर करते हैं, आगे की तरफ अगले स्टेप को फॉलो करते हैं। अब अगला इसमें सिद्धांत है 5वां, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। एग्जाम्पल में 3 ऐसे ऑप्शन दे देंगे जो वृद्धि तथा विकास के होंगे, और चौथा जो विकल्प होगा वो किसी और का सिद्धांत होगा, जैसे अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। तो इससे प्रश्न जरूर बनता है, पूछता है कि वृद्धि तथा विकास का कौन सा सिद्धांत इसमें से नहीं है, या फिर इसमें कौन सा सही होगा। तो ये वृद्धि तथा विकास के जो भी 5, 6, 7, 8 जो भी सिद्धांत हैं, इसको आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ वृद्धि तथा विकास का तात्पर्य क्या होता है, वृद्धि किसे कहते हैं और विकास क्या कहते हैं, विकास किसको कहा जाता है। वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है, जबकि विकास को मापा और तौला नहीं जा सकता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वृद्धि तथा विकास को समानार्थक शब्द के रूप में देखा जाता है। तो ये तो रहा वृद्धि तथा विकास का अर्थ। 6वां, 7वां और 8वां सिद्धांत है, उसको भी व्याख्या के साथ देख लेते हैं। तो इसमें 6वां सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। ये नहीं कि सबसे पहले हाथ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, पैर का हिस्सा रुक गया, ऐसा नहीं है। समन्वय के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। ये तो रहा समन्वय का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है, जो कि 7वां सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। केवल वंशानुक्रम तथा केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं करते हैं, वरन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। अर्थात बच्चे की वृद्धि तथा विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का सिद्धांत इस प्रकार से देखने को मिलता है। दोनों की बच्चों के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंतिम और लास्ट है 8वां, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर वृद्धि एवं विकास जो होती है वो चक्राकार ढंग से होती है। तो ये तो रहा वृद्धि एवं विकास का अर्थ और वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांतों, जिसका हम लोग व्याख्या के साथ प्रमुख सिद्धांतों को देखें। कुल 8 सिद्धांत थे, जिसका अध्ययन आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत परीक्षा में अक्सर पूछते हैं, 2-4 दे देंगे ऑप्शन। तो आप लोग इस वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत को, 8 सिद्धांत को जरूर पढ़ के पेपर में जाइएगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का जो भी एग्जाम होने को है अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।